मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और भी अन्य किताबों का समीक्षा लेकर आऊं। आज की इस गहन चर्चा में हम सब एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि हम सब एक कमरे में बैठे हैं और एक ऐसी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं जो इंसानी लालच, दिखावे और फिर राख से उठकर खड़े होने की दास्तान है। और ये कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गबन है। अब ज्यादातर लोग इस कहानी को पढ़कर एक सीधा सा निष्कर्ष निकाल लेते हैं ना। बिल्कुल, लोग मान लेते हैं कि रमानाथ एक लालची, झूठा और कायर आदमी है और जालपा एक ऐसी पत्नी जिसकी जिद ने उसके पति को बर्बाद कर दिया। जी, लेकिन हमारा आज का उद्देश्य इस कहानी को उन लोगों के लिए खोलकर समझाना है जो इस रचना से बिल्कुल नए हैं। हम पूरी कहानी में न उलझकर सिर्फ इसके मुख्य पात्रों पर ध्यान देंगे। सही कहा, मतलब जालपा और रमानाथ की मनोविज्ञान को खंगालेंगे। अगर मैं कहूं कि रमानाथ असल में कोई शातिर अपराधी नहीं, बल्कि अपनी ही बुनी हुई मर्दानगी और मेल ईगो का सबसे बड़ा शिकार था। ये बहुत ही अलग नजरिया है। और जालपा की वो जिद महज कोई लालच नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समाज का रिफ्लेक्शन थी जहां औरतों की अपनी कोई आर्थिक पहचान नहीं होती थी। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, हम अक्सर इस रचना को एक सीधी साधी अपराध और सजा की कहानी मान लेते हैं, जबकि असल में ये मध्यवर्गीय दिखावे और असुरक्षा की बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक केस स्टडी है। तो चलिए जालपा से ही शुरू करते हैं। मुझे इस कहानी की शुरुआती हिस्से में एक बात हमेशा खटकती है। जालपा के पिता दीनदयाल वैसे तो बहुत मामूली सी पगार पाते हैं जी, लेकिन ऊपरी कमाई से घर में कोई कमी नहीं है। हाँ, और जालपा को बचपन से ही गहनों का बहुत शौक है। वो एक बिसाती से, मतलब फेरी वाले से लिए गए फिरोजी रंग के नकली बिल्लौर के हार को पहनकर पूरे गांव में घूमती है। बच्चों को खिलौने पसंद होते ही हैं। लेकिन जब उसकी माँ के लिए असली चंद्रहार आता है तो जालपा इतनी जिद पकड़ लेती है कि घर वालों को उसे ये कहकर चुप कराना पड़ता है कि उसकी शादी में असली चंद्रहार ससुराल से आएगा। जी, उसे हमेशा यही आश्वासन दिया गया। मुझे ये समझना है कि क्या ये सिर्फ एक बिगड़ैल बच्ची का लालच था? मतलब ये कैसी लालसा है जिसका बीज बचपन में बोया गया और वो खत्म ही नहीं हुई? देखिए, सतही तौर पर ये एक बिगड़ायल बच्चे की जिद ही लगती है, लेकिन अगर हम उस दौर की, मतलब 1930 के आसपास की सामाजिक संरचना को देखें तो तस्वीर कुछ और है। अच्छा, तो क्या समाज का भी इसमें कोई रोल था? बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय महिलाओं का कोई स्वतंत्र आर्थिक वजूद नहीं होता था। संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं था। यानी उनका जीवन सिर्फ दूसरों पर निर्भर था। जी, उनके जीवन का सबसे बड़ा इनाम, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ससुराल से मिलने वाले गहने ही माने जाते थे। इसे स्त्री धन कहा जाता था। अच्छा, मतलब गहने सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं थे, बल्कि वे एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी या लाइफ इंश्योरेंस थे। सटीक शब्दों में कहें तो हाँ, एकदम यही बात थी। जालपा का आभूषण प्रेम उस सामंती समाज की देन था जहां महिलाओं का मूल्य उनके गहनों से आंका जाता था। अब समझ आ रहा है। जब दयानाथ के बेटे रमानाथ से उसकी शादी होती है और चढ़ावे में चंद्रहार नहीं आता तो जालपा को गहरा सदमा लगता है। ये सिर्फ एक गहना ना मिलने का दुख नहीं था, बल्कि उसकी वो पूरी दुनिया के टूटने का दुख था जिसका सपना उसे दिखाया गया था, है ना? जी, वो पूरी तरह मायूस हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। इस बात को अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये मुझे आज के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की याद दिलाता है। अरे वाह, ये तुलना तो बहुत दिलचस्प है। कैसे? मतलब जैसे आज किसी इन्फ्लुएंसर के पास एक खास ब्रांड का बैग या गाड़ी ना हो तो उसे लगता है कि उसका जीवन अधूरा सा है, उसकी सोशल करेंसी खत्म हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। जालपा का वो चंद्रहार भी उस समय की सोशल करेंसी ही था। हाँ, लेकिन जालपा की ये इच्छा शायद कभी कोई समस्या न बनती अगर उसे रमानाथ जैसा पति न मिला होता, है ना? जी, यहीं से रमानाथ का मनोविज्ञान कहानी में आता है। रमानाथ का अपना अहंकार और दिखावे की भूख बहुत बड़ी थी। रमानाथ का किरदार तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। मतलब आप देखिए कि वो झूठ का एक पूरा जाल कैसे बुनता है। बिल्कुल,
वो एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला लेकिन बहुत मिलनसार और दिखावा करने वाला युवक है। हाँ, और वो अपनी असलियत मतलब अपने पिता की गरीबी जालपा से छुपाता है, अपनी हैसियत को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि हंसी आती है। जी, मकान का किराया 5 रुपए की जगह 15 रुपए बताता है। और लड़कों की शिक्षा का खर्च 10 की जगह 40। यहाँ तक कि जब चुंगी यानी नगर पालिका में उसकी 30 रुपए की नौकरी लगती है तो वो जालपा को 40 रुपए बताता है। वो यथार्थ का सामना ही नहीं कर सकता था। मुझे समझ नहीं आता कि वो इस हद तक झूठ क्यों बोलता है। और फिर जालपा का असंतोष दूर करने के लिए अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए वो सराफ से कर्ज लेकर गहने लाता है। जी, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। रमानाथ की कायरता यहीं से शुरू होती है। एक पुरुष पर हमेशा रक्षक या प्रोवाइडर दिखने का दबाव होता है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या रमानाथ समाज का वो टिपिकल युवा नहीं है जो भारी ईएमआई पर लग्जरी कार सिर्फ पड़ोसियों को दिखाने के लिए खरीद लेता है? एकदम सही एनालॉजी है ये। समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है, समस्या है अपनी हैसियत को स्वीकार ना कर पाना। हाँ, मुझे तो लगता है कि रमानाथ का झूठ बोलना जालपा को खुश करने से ज्यादा खुद के मेल ईगो को संतुष्ट करने के लिए था। बिल्कुल, गबन केवल पैसों का नहीं है बल्कि वास्तविकता को छुपाकर नैतिकता का गबन है। वो अपनी ही जमीर से चोरी कर रहा है। और जब ये ईएमआई बाउंस होती है, मतलब जब दिखावे का ये गुब्बारा फूटता है, तो इंसान किस हद तक गिर सकता है, ये हमारा अगला पड़ाव है। जी, यहीं से क्राइसिस शुरू होता है। होता यह है कि वकील इंदु भूषण की पत्नी रतन जालपा के कंगन देखकर वैसे ही कंगन बनवाने के लिए रमानाथ को 600 रुपए देती है। हाँ? और रमानाथ वो पैसा लेकर उसी सर्राफ के पास जाता है जिसका उस पर पहले से उधार है। बिल्कुल। और सर्राफ पुराने कर्ज के कारण कंगन देने से मना कर देता है। वो उन रुपयों को कर्ज में काट लेता है। यहाँ मुझे रमानाथ पर थोड़ी दया भी आती है। क्या वो बस बुरे हालात का शिकार था? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ऐसा नहीं है। उसके पास सच बोलने का विकल्प था, लेकिन बदनामी के डर से उसने चुंगी के पैसों का गबन कर लिया। मतलब सरकारी पैसों की चोरी कर ली अपनी इमेज बचाने के लिए। इतना बड़ा अपराध? जी, रतन बार बार तकाजा करती है और फिर जब रतन घर आती है तो जालपा अनजाने में वही चुंगी वाले रुपये उठाकर उसे दे देती है। हे भगवान! और इसके बाद रमानाथ का जो रिएक्शन है, वो तो एकदम कायरता भरा है। भेद खुलने और जेल जाने के डर से वो घर छोड़कर कलकत्ता भाग जाता है। बिल्कुल, वो मध्यवर्गीय खोखलेपन का प्रतीक है जो विपत्ति आने पर अपने प्रियजनों को भी अकेला छोड़ देता है। समस्या को सुलझाने के बजाय भाग जाना, ये तो एकदम कबूतर के बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेने जैसा है। क्या परिस्थितियां वाकई उसके खिलाफ थीं या वो अपनी कायरता का शिकार हुआ? वो पूरी तरह अपनी कायरता का शिकार हुआ। भागने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सारा बोझ जालपा पर आ जाता है। और रमानाथ के भाग जाने के बाद कहानी में जो बदलाव आता है, वो कमाल है। जिस जालपा को हम अब तक एक लालची और जिद्दी लड़की समझ रहे थे, वो असली हीरो बनकर उभरती है। जी, यहाँ से जालपा का हृदय परिवर्तन और उसका उत्थान शुरू होता है। जब उसे सच्चाई पता चलती है तो उसे गहरा आघात लगता है। हाँ, वो समझ जाती है कि उसके आभूषण प्रेम ने ही पति को अपराधी बनाया है, और फिर वो जो करती है वो बहुत हिम्मत का काम है। बिल्कुल, वो तुरंत अपने सारे गहने बेच देती है और गबन के पैसे चुंगी में जमा करवा देती है। मतलब वो पूरी तरह से ऋण मुक्त हो जाती है। यही नहीं, वो अपने सारे कीमती कपड़े गंगा में बहा देती है और एक तपस्विनी जैसा जीवन अपना लेती है। जी। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक कठोर आत्ममंथन था। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मुझे तो ये किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसा लगता है, जहां सबसे बड़ी कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बहुत सही तुलना की आपने। क्या जालपा का ये कदम केवल पछतावा था या अपने स्वाभिमान को वापस पाने की एक आक्रामक लड़ाई है? जालपा प्रेमचंद के नारी सशक्तिकरण का सबसे मजबूत उदाहरण है। वो अबला नहीं है। गलती का एहसास होते ही वो अपने पैरों पर खड़ी होती है और स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। हाँ, और वो अपने बुद्धि कौशल से शतरंज के एक विज्ञापन के जरिए कलकत्ता में रमानाथ का पता लगा लेती है और उसे खोजने निकल पड़ती है। बिल्कुल, और कलकत्ता पहुंचकर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। आर्थिक गबन तो सुलझ गया, लेकिन रमानाथ एक बहुत बड़े नैतिक गबन में फंस चुका है। वो पुलिस का षड्यंत्र वाला हिस्सा, जहां
रमानाथ देवीदीन खटीक और जग्गो के यहाँ छिपा होता है और पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जी हाँ। पुलिस उसे डराकर निर्दोष क्रांतिकारियों जैसे कि दिनेश के खिलाफ झूठा गवाह बना देती है। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब डर के मारे वो निर्दोष लोगों की जान का सौदा कर रहा था। पुलिस तो उसके मनोरंजन के लिए जोहरा नाम की एक वेश्या को भी रखती है। बिल्कुल, ये उस समय के औपनिवेशिक पुलिस तंत्र का भ्रष्ट चेहरा था। वो रमानाथ की कायरता का फायदा उठाते हैं। लेकिन जब जालपा कलकत्ता पहुंचती है तो वो न सिर्फ अपने पति को बचाती है बल्कि इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती देती है। जी, वो रमानाथ के इस कायरतापूर्ण कार्य से, मतलब इस मुखबरी से बहुत घृणा करती है। हाँ, वो उसे पत्र लिखती है और झूठी गवाही वापस लेने पर मजबूर करती है। और जालपा के इसी नैतिक प्रभाव से रमानाथ जज के सामने सच बोल देता है और निर्दोष छूट जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल दृश्य है। रमानाथ पानी में डूबती जोहरा को बचाने में झिझकता है, लेकिन जालपा तुरंत कूद पड़ती है। ये दृश्य बहुत कुछ कहता है। क्या ये दृश्य ये नहीं दर्शाता कि नैतिकता के मामले में जालपा रमानाथ से मीलों आगे निकल चुकी है? बिल्कुल दर्शाता है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि समाज हमेशा नारी को दोष देता है, लेकिन यहाँ नारी ही भटके हुए पुरुष और समाज में नैतिकता का संचार कर रही है। हाँ, जालपा तो जोहरा का भी हृदय परिवर्तन कर देती है और उसे एक सम्मानित जीवन की ओर ले जाती है। जी, यही इस कहानी का सहारा है। गबन सिर्फ पैसों की चोरी की कहानी नहीं है, ये मध्यवर्गीय मतिभ्रम और अपनी कमियों को स्वीकार ना कर पाने की कहानी है। और ये भी दिखाती है कि प्रेम विलास पर नहीं बल्कि त्याग और सेवा पर टिका होता है। बिल्कुल, प्रेमचंद ने ये बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित किया है। जो लोग आज हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं, उनके लिए ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्या आज हम अपने रिश्तों में दिखावे के उसी गबन के शिकार नहीं हो रहे हैं? जी, ये आज के भौतिकवादी दौर में और भी ज्यादा सोचने वाली बात है। सही कहा। जाते जाते एक विचार अपने साथ ले जाइए। अगर रमानाथ ने शादी के पहले ही दिन जालपा से अपनी असलियत कह दी होती तो क्या जालपा उससे कम प्यार करती? बहुत गहरा सवाल है। या क्या हमारे रिश्ते इतने खोखले होते हैं कि सच्चाई उन्हें तोड़ सकती है? शायद सबसे बड़ा गबन हम अपने अपनों से सच्चाई छुपा कर करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। जी, आत्ममंथन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगली गहरी चर्चा तक के लिए अलविदा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.